हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली जो यूनाइटेड किंगडम में G7 कंट्रीज की जो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में जो मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि G7 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हुई। जो एक्चुअल G7 मीटिंग जो ये जून 2021 में होने वाली है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, G7 कंट्रीज की और इनके जो समिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। G7 कंट्रीज एक्चुअली है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और मेन कौन से टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई थी यहाँ पे। और मेनली G7 कंट्रीज की सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए कैसी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो आपके GS2 पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली G7 कंट्रीज यानी कि जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में 7 कंट्रीज आती है। यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। तो इन सातों कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में ये मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पे जब ये मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग में फॉरेन जो मिनिस्टर्स इन सातों कंट्रीज के बीच में हुई थी। और यहाँ पे जो G7 समिट होने वाली है, जो एक्चुअल समिट होती है, वहां पे हर सातों देशों के जो राष्ट्रप्रधान होते हैं, यानी कि अलग अलग देशों के अगर प्रेसिडेंट जो राष्ट्रप्रधान है या फिर प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रप्रधान है, तो उनके बीच में ये समिट होती है। तो ये भी यूके ही होस्ट करेगी जून 2021 में। और उसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और जो आसियान कंट्रीज के चेयरमैन जो ब्रूने हैं फिलहाल अभी, उनके भी इनवाइटेड गेस्ट को उनको भी बुलाया गया था। और अगर देखेंगे G7 समिट जो जून में होने वाली है, तो वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को भी बुलाया जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम लोग G7 समिट यानी कि जो ग्रुप ऑफ 7 इसके बारे में जान लेते हैं, तो देखिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि अलग अलग देश के बीच में जो गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में मिली जुली एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। तो पिछले साल एक्चुअली यूएसए में होने वाली थी जो 46 जो G7 समिट यूएसए में होने वाली थी, लेकिन इसको जो है कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। 2019 में जो G7 समिट हुई थी, ये फ्रांस के बियारिच में हुई थी। तो यहाँ पे मेनली जो भी एक्चुअली राष्ट्रप्रधान होते हैं, उन लोगों के जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जो दुनिया में चलती हुई घटनाएं होती है, चाहे वो ग्लोबल इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, अलग अलग देशों की इकोनॉमिक गवर्नेंस हो गई, अलग अलग देश इकोनॉमिक एनर्जी पॉलिसी कैसी ले रही है, यहाँ पे जो सस्टेनेबल तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है कि नहीं, या फिर अलग अलग जगहों पे जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही है उसके पर डिस्कशन होती है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि G7 जो ग्रुप है उसका कुछ फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या फिर एक परफेक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ये एनुअली समिट होती है उसमें लिए जाते हैं, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कि उसको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई यहाँ पे जरूरी बात नहीं है। मेन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशंस होती है। और चाहे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉप 7 कंट्रीज के लीडर्स यहाँ पे शामिल होती है। तो मेनली अगर देखेंगे यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, इनके भी जो लीडर्स वो है फिर या फिर जो चीफ होते हैं, ये भी इनवाइटेड किए जाते हैं। लेकिन काफी सारे कंट्रीज है, मान लीजिए कि अगर इंडिया मान लीजिए, चाइना मान लीजिए, यहाँ पे ब्राजील, तो ये सब कंट्रीज जो होती है एक मिलिट्री पावर हाउस है, आप इकोनॉमिक जायंट है, लेकिन इन लोग G7 में समिट नहीं है। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स के साथ यहाँ पे जो इंडिया या फिर अलग अलग जो चाइना, ऐसे कंट्रीज को भी G7 में इंक्लूड करनी चाहिए। तो पहले ये G8 थी, रशिया को जब एक्सक्लूड कर दिया, ये G7 हो गई थी मेनली। तो कौन सी टॉपिक्स के ऊपर बात की गई मेनली, अगर देखेंगे रशिया के बारे में, तो रशिया ने जो काफी टाइम से यहाँ पे चल रही है यूक्रेन के बॉर्डर के पास जो क्रीमिया को एनेक्सेशन की गई थी, तो उससे रिलेटेड उसके ऊपर बात की गई थी। तो इसको अगर हम लोग मैप में देखेंगे, तो देखिए ये है यूक्रेन, यहाँ पे रशिया, ऊपर बेलारूस, मोल्दोवा, यहाँ पे रोमानिया, और यहाँ पे ब्लैक सी।
तो ये जो एरिया है क्रीमिया, तो उसको जो है रशिया ने अपने अंदर रख लिया था। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रीमिया, क्रीमिया का बहुत ही कनेक्टेड है रशिया के साथ। तो यहाँ पे सी ऑफ अजोव आती है और ये स्ट्रेट जो है इसको कर्च स्ट्रेट भी बोला जाता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे चाइना से रिलेटेड टॉपिक्स के पर भी बात हुई। यहाँ पे जो ह्यूमन राइट वायलेशन और एब्यूजेस जो उइगर कम्युनिटी जो है सिंगजियांग प्रोविंस और तिब्बत में भी जो उइगर्स माइनॉरिटी जो आती है चाइना में, तो वहां पे उन लोग के साथ जो जाति की जाती है काफी टाइम से चल रही है, लगभग 2019 से चाइना ने उसको छुपा के भी रखा था, लेकिन ये बाद में मीडिया के सामने आ गई थी, लेकिन चाइना इसको मानने से इनकार कर रही है। लेकिन इसके पर भी बात हुई। हांगकांग जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है इसके पर भी चाइना की जितनी भी नाइंसाफी है, जो भी हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रही है, मैंने उसके पर भी वीडियो बनाया है। तो उसके जो हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी राइट्स और फ्रीडम मिलनी चाहिए हांगकांग के जो निवासी है यहाँ पे, उनके ऊपर भी यहाँ पे बात हुई थी। और जो म्यांमार में जो मिलिट्री कॉप जो ऑलरेडी चाइना ने भेजा है उसके ऊपर भी बात हुई है मेनली। नेक्स्ट अगर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे जो इंडो पैसिफिक के बारे में, तो इंडो पैसिफिक में अगर देखेंगे जो सेंट्रली जो मेन आसियान कंट्रीज आती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडियन नेशन, तो यहाँ पे मेनली जो साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर देखेंगे मेनली फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होनी चाहिए, यानी कि ट्रेड्स जो है फ्रीली होनी चाहिए यहाँ पे, जो मेनली रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू, हर देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है उसको सपोर्ट करनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो होती है, अलग अलग जो टेरिटोरीज होती है उसकी इंटीग्रिटी को मेनली, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीजों में, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन को लेके, फंडामेंटल फ्रीडम को लेके, और पीसफुल रिजोल्यूशन, कुछ भी अगर डिस्प्यूट होती है आपसी देशों में तो उसको भी पीसफुली हैंडल की जानी चाहिए। तो इंडो पैसिफिक अगर देखेंगे यहाँ पे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, तो काफी सारे कंट्रीज आ जाते हैं यहाँ पे, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे अगर देखेंगे ईरान जो मेन यहाँ पे हॉर्न जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी आ जाती है यहाँ पे, देन बांग्लादेश, म्यांमार जो आसियान कंट्रीज सेंट्रली यहाँ पे फोकस आती है, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे जापान भी आ जाती है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना भी यहाँ पे आती है। तो मेनली इंडो पैसिफिक एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होती है जिसमें लगभग कितने आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स जो है थ्रू इंडो पैसिफिक के थ्रू जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्री ट्रेड यहाँ पे होनी चाहिए, सभी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इसको बहुत ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इंडिया के पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि G7 कंट्रीज वही कंट्रीज है कि दुनिया की टॉप 7 कंट्रीज, तो इंडिया को अगर वहां पे इनवाइट किया जाता है, इंडिया की ओपिनियंस को भी पूछे जाते हैं, तो इंडिया के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी रिलेशनशिप्स जो डेवलप कंट्रीज के साथ मजबूत करना और उसको कोर्डियल करके उसको आगे बढ़ा के लेके जाना, ये एक इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी यहाँ पे जो है सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है मेंबर कंट्रीज के साथ बढ़ाना, और मेनली इंडियन ओशन जो है इंडो पैसिफिक के साथ यहाँ पे उसको डेवलप करना। फिलहाल जो है भारत ब्रिक्स और G20 समिट जो 2023 में होने वाली है, तो प्रेसिडेंटशिप भारत के पास रहेगी। तो ऐसे समिट्स में अगर इंडिया पार्टिसिपेट करेंगी तो डेफिनेटली मल्टीलेटरल कोऑपरेशन जो है उसको बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा इंडिया को हेल्प मिलेगी, और एक जो है यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड की जो डेवलप कंट्रीज उनके सिस्टम को समझने में आसानी होगी, जो इंडिया को बहुत तरीके से यहाँ पे हेल्प करने वाली है। चाहे अलग अलग ग्रुप्स हो, यहाँ पे क्वाड ग्रुप्स हो गए, यहाँ पे अलग अलग जो ग्रुप्स होती है उसमें भी काफी इंडिया की जो इन्फ्लुएंस बढ़ती जाएगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो G7 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग हुई। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।